लो एक, ठीक है। हम लोग ने कल ये डिफरेंशिएट किया था, उसमें क्या समझा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह पर सर्कल पे घूम रहा है, कार हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, सैटेलाइट हो, अगर अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसका पूरी वजह क्या रहती है? इसकी वजह ये रहती है कि कौन से मोशन की वजह से होता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इस फोर्स की वजह से वो मोशन करता है। बोलते हैं ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर के टुवर्ड होती है और ये रियल फोर्स होती है। याद है कल मैंने पढ़ाया था ये। और ये इनर्शियल हाँ फ्रेम सर। ऑफ रेफरेंस होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो ऑब्जर्वर है ना, वो उसके अंदर नहीं होगा। मान लो अगर मेरे को सैटेलाइट और अर्थ के मोशन की स्टडी करना है तो उसके लिए जरूरी है कि ना ही मैं अर्थ पे रहूं ना ही मैं सैटेलाइट पे रहूं, मुझे कोई और प्लेनेट पे रहना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं मार्स पे हूँ तो मैं अर्थ और उसके पे घूमने वाले सैटेलाइट की स्टडी कर सकता हूँ। तो ये जरूरी है कि जो ऑब्जर्वर हो वो आउटसाइड हो, दूसरा ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो। स्टेशनरी का मतलब क्या? कांस्टेंट हो, मतलब इसकी स्पीड बदलनी नहीं चाहिए। ऑब्जर्वर एक ही जगह पे खड़ा होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। वो मोशन ना करे, तभी तो वो दूसरे के मोशन की स्टडी करेगा। वरना ये हाल ऐसा हो जाएगा, तुम एक ट्रेन में बैठे हो और तुम्हारे बाजू भी एक लोकल ट्रेन चल रही है, तो तुम दोनों के मोशन को कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ट्रेन भी मोशन कर रही है और वो भी ट्रेन मोशन कर रही है। मोशन तभी समझा जा सकता है जब एक चीज स्टेशनरी हो और दूसरी चीज मोशन करे, तभी हम लोग उस चीज के मोशन की स्टडी कर पाते। क्लियर है ये? उसके हाँ बाद ये एम वी स्क्वायर अपन फॉर्मूला कैसा है वो भी हम लोग ने सर, ये स्टडी कर पढ़े लिया, थे हाँ सब। है ना। उसके बाद में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए भी हम लोग फोर्स का पता कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। गाड़ी में तुम लोग देखा है बहुत सारे टॉय लगा के रखते हैं लोग गाड़ी के आगे ही कांच के पास। हम्म। तो वो टॉय का तुमने कभी बिहेवियर, जब आदमी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है पीछे की तरफ जाता है। तो मैंने बताया था ना कि अगर तुम किसी चीज के अंदर हो और तुमको ये पता करना है कि फोर्स कैसी चल रही है उसके अंदर, तो वो भी तुम पता कर सकते हो किस तरह से। उस अंदर की चीजों को अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे मान लो तुम बैठे हो बस के अंदर, तो बस अगर आगे जाएगी तो हम्म। तुम्हें फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। होता है कि नहीं? तो ये समझ जाने का, अगर तुमको पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है यानी बस आगे की तरफ जा रही है। ये एक ट्रिक होता है जिसके जरिए तुम उस चीज के अंदर प्रेजेंट होके भी फोर्स का पता कर सकते हो। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आया एग्जाम में, उसका नाम है बैंकिंग अप्रोच। बैंकिंग अप्रोच को समझने पहले मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो कल पढ़ चुके हैं ना, तो उसको वापस से स्टडी करते हैं। तो मान लो कि बीच में एक घर है और उस घर के बीच इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन में एक कार ना कंटिन्यू घूम रही है। या मान लेते एक गार्डन है बीच में, ज्यादातर गार्डन सर्कुलर ही होते हैं। और मान लो एक जो मोटर ट्रेनिंग वाला टीचर है वो किसी बंदे को कार की ड्राइविंग सिखा रहा है, तो वो बार बार इधर के ही चक्कर मार रहा है क्योंकि ये रोड खाली रहती है। ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे ना ये जो बंदा सीख रहा है उसको ना मजा करना है कि मुझे और थोड़ा स्पीड में भगाना है गाड़ी को। तो कितनी स्पीड चलाए कि उसकी गाड़ी प्लीज सर्कुलर पार्ट को लीव करके ना जाए, क्योंकि ज्यादा तेज चलाएंगे तो गाड़ी पलट भी सकती है। तो गाड़ी हम्म। पलटना भी नहीं चाहिए। तो इसको कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, हम लोग आज यहाँ पर वही चीज को देखेंगे अब, कि इसको कितनी हाँ। स्पीड रखना चाहिए। तो पहला चीज, इसके अंदर टोटल 4 फोर्स लगेगी। पहली फोर्स है उसके टायर से फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इतनी रहेगी कि उसको सर्कल के अंदर रोक के रखेगी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाने में कौन सी फोर्स जिम्मेदार होती है? मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स, बरोबर। हाँ। यही फोर्स है जो किसी चीज को गोल घुमाते रहती है। और ये जो फोर्स कहाँ से लगती है? सेंटर की तरफ से लगती है। तो जब कार टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको किस चीज से लग रहा है? कार के कौन से हिस्से से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है? जाहिर ही बात है कार के टायर से ही मिल रहा है ना। कार जितनी बार टलेंगे आवाज आती है ना, मतलब वो फ्रिक्शन हो रहा है और वो फ्रिक्शन फोर्स ही उसको सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स से जोड़ के रखा है, बरोबर कि नहीं? हाँ। अगर ये फोर्स नहीं होती तो क्या होता? कार सीधी चली जाती है तो पलट जाती, बरोबर। तो यहाँ पर जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कार के टायर के फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आ रही है, करेक्ट। तो क्या मैं हाँ। बोल सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगी यहाँ पे? ऑफ कोर्स, क्योंकि इस फ्रिक्शन से ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, बरोबर। ये वाला पार्ट क्लियर है कुलसुम, फरहान? हाँ सर। आगे बढ़े, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स हाँ का सर। फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपन आर। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला मैंने कम बताया था, म्यू इंटू एन। ये म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है
कि गाड़ी के टायर पे कितनी मात्रा में फ्रिक्शन हो रहा है, कितना रगड़ हो रही है, तो वो तो कितनी तेजी से तुम घुमाते हो उस पर निर्भर करता है। और दूसरा किस पे निर्भर करता है, एन, कैपिटल एन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या बताती है कि गाड़ी आपकी कितनी सीधी है और वो ग्रेविटी के कितने अपोज में, बरोबर। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली mg को ही बताता है, बरोबर। अब यहाँ से m और m कट गया तो क्या बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस स्क्वायर को राइट साइड लेंगे तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी मिल गया। ये क्या बता रहा है, अगर आपकी स्पीड इससे कम या इसके बराबर रहेगी तो आपकी गाड़ी सर्कुलर मोशन में तेजी से भी चलेगी ना, पर स्पीड इससे कम होनी चाहिए म्यू आर जी की वैल्यू से, तो गाड़ी स्प्लिट उल्टा नहीं होगी, गिरेगी नहीं। तुमने देखा है कि नॉर्मल जो रोड होती है ना, जैसे अपने कहीं की भी रोड ले लो, कभी भी टर्निंग आता है तो ज्यादातर लोग चाहे बाइक हो या कार हो, लोग स्लो करते हैं कार को या बाइक को। रीजन क्या होता है स्लो करने का, तो रीजन यही रहता है क्योंकि टर्निंग पे स्लो इसलिए करते हैं क्योंकि स्लिप हो सकती है। अगर आप तेजी से टर्न लोगे ना तो आपकी गाड़ी का पीछे का हिस्सा आगे आ जाएगा क्योंकि स्लिप हो जाएगी गाड़ी, समझ में आया। इसलिए गाड़ी हाँ को स्लो करना पड़ता है। चाहे बाइक भी होगा, बाइक भी अगर तेजी से जाएगी ना तो बाइक तो स्किड हो गया, ऐसे यहाँ जाने वाली है इधर चली जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी वजह से बाइक स्लिप हो जाती है। तो उसके लिए ये हाँ स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा ज्यादातर जगह पे ना रोड अगर अच्छी है, स्टैंडर्ड बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पे लिखा रहता है कि मिनिमम स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए इस रोड पे। ये लिखा इसलिए रहता है ताकि लोग फिसले ना या एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। पर मान लो कि अपने नया नगर के बच्चे मान लो बिगड़े हुए बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट, तो जाहिर बात है उन लोग तो स्पीड भगाएंगे ही, क्योंकि शो शाइनिंग करना है, मजा आता है ना स्पीड में भगाने। तो आप गवर्नमेंट परेशान, आप क्या करें, गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ेगा ना ऐसे बच्चों के लिए। तो एक और तरीका है कि बच्चे अपनी स्पीड भी ना कम करें और गाड़ी तेजी से भी भाग जाए टर्निंग में। उसके लिए ना उनको बैंकिंग ऑफ रोड का सहारा लेना पड़ेगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या, ये रोड है ना, मैं इस तरफ से रोड को उठा दूंगा, इस तरह से उठाऊंगा तो मेरे को एक हिस्सा लिया, ये रोड है मान लो सीधी, तो मैंने इस रोड को साइड से पकड़ के उठा दिया एक पर्टिकुलर हाइट पर। जब इस रोड को उठाया तो यहाँ पर एक हाइपोटेनस साइड बन गई, उस साइड से यहाँ पर एक एंगल बना, इस एंगल को ये एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। ये आउटर पार्ट और ये हाइट है, कितना आपने रोड को एक साइड से उठाया। ये ऐसा क्यों करते हैं रोड को एक साइड से उठाते, तो वो भी रीजन अभी नीचे दिखाई देगा तुम लोग को, देखो नहीं यहाँ पर। अब ये तुम्हारी कार है, जारी बात है जब तुम टर्न ले रहे हो तो टर्न लेते वक्त तुम स्किड करोगे क्या, क्योंकि रोड तो उठ गई है ना। तुमने देखा जितनी भी रोड्स होती है, मैं तुम लोग एक पिक्चर ही दिखा देता हूँ, ये जो रेसिंग वाली रेस ट्रैक होती है ना, गोल सर्कुलर रेस ट्रैक, उसमें तुमने ऑब्जर्व किया होगा बैंकिंग ऑफ रोड के हिसाब से बनाई जाती है। ये देखो ये ज्यादा अच्छे से दिखा रहा है, देखो काफी कर्व दिख रहा है तुम लोग को। हाँ हाँ, ये इसलिए बनाते ताकि ना कार एकदम तेजी से चलते रहे और गिरे भी ना। तो जितने भी रेसिंग कार ट्रैक होती है ना, जहाँ पे रेस होती है, रेस का ट्रैक जो होती है सर्कुलर, देखो साइड से वो उठी रहती है रोड, ये देखो हल्की उठी हुई है। हाँ 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 ऐसा हाँ क्यों हाँ करते हैं, अगर उठाएंगे नहीं ना तो ये हादसा हो सकता है। देखो यहाँ पे तो ये लोग क्या करते हैं, कार को ऐसा हल्का सा उठा देते, मतलब रोड को उठाते, कार को नहीं, ताकि जब गाड़ी तेजी से भी टर्न लेना तो वो स्लिप ना करे, समझ में आया। देखो ये एक अच्छी हाँ एग्जाम्पल है। देखो रोड उठी भी है कि नहीं, टेढ़ी है कि नहीं रोड, रीजन समझ में आए टेढ़ी हाँ क्यों रखते, क्योंकि ये जो रेस होती है ना इसमें गाड़ी लोग स्लो नहीं करते, गाड़ी को एकदम स्पीड में भगाते हैं ये लोग। तो स्पीड में भगाना है तो जरूरी है कि जो रोड है उसको बैंकिंग ऑफ रोड के हिसाब से बना, तो ना लो पब्लिक देखते रहती है। और देखो काफी बैंड नहीं दिख रही है तुमको रोड यहाँ पे भी, तो आई होप हम्म। रीजन क्लियर हो गया कि ये बैंडिंग क्यों रखते हैं ये लोग रोड की। तो यहाँ पर यही चीज की बैंडिंग को यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये मेरी कार है, तो पहला चीज अब मुझे ये देखना है कि टोटल इस पे कितनी फोर्स पड़ रही। तो बोलते हैं कि एक कार पर टोटल 4 फोर्स पड़ती है। पहली फोर्स है ग्रेविटी की, जो मास के बेस पर, वेट के बेस पर पड़ती है। दूसरी एक नॉर्मल नॉर्मल। रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का ना इसको बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना सीधा है या कितना टेढ़ा है। अभी देखा जाए तो ऑब्जेक्ट टेढ़ा हो गया तो उस हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन जाता है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, और वो बताती है ऑब्जेक्ट टेढ़ा सीधा कैसा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा है, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता है। जैसे तुम लोग ने जितने भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर देखे होंगे उसमें ऑब्जेक्ट का जो 3D मॉडल होता है उसमें ऐसा एरो दिखाई जाते हैं। चलो देखते हैं शायद आ जाए 3D मॉडल या ऑब्जेक्ट।
माया ही ले लेते हैं। माया में ऐसे मैंने बहुत सारे मॉडल देखे। मैन मॉडल, मैन। तो ये लोग जब मॉडल बनाते हैं ना, तो तुमने देखा होगा बहुत सारे जगह, एक एग्जांपल दे रहे थे, तो कितने सारे लाइंस रहती हैं उसके अंदर, हाँ और कुछ मॉडल इस तरह से दिखता है। ये देखो, ये बहुत अच्छी एग्जांपल। तो एक्चुअली जब ऐसा मॉडल बनाते हैं ना एनिमेशन, तो ये जो लाइन होती है वेक्टर लाइन होती है। ये सर पे भी एक लाइन होती है। जैसे तुम सर को झुकाओगे ना, या इस चीज को झुकाओगे, तो ये लाइन भी साथ में ही झुकेगी ना, कि वो अलग जाएगी लाइन, हाँ, बरोबर। साथ तो में ये जो आएगी। एक्चुअली लाइन जो होती है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पर एक अच्छा है, देखो ऊपर भी लाइन है ना, बहुत सारी लाइन है अलग अलग पार्ट के लिए। और देखिए ये बंदा झुकेगा तो वो लाइन भी इसके साथ झुकेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली किस चीज को बता रहा है? पोजीशन बताता है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन कैसा है, क्योंकि उसके बेस पर उस पे लगने वाली ग्रेविटी पे भी इफेक्ट आएगा, बरोबर। हाँ अब नेक्स्ट आते हैं। अब जाहिर बात है कार सर्कुलर मोशन में घूमेगी और गिरेगी भी नहीं, तो इसका रीजन क्या है? उस पर एक फोर्स लग रही है, उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स का काम हाँ क्या है? उसको सेंटर में। दूसरी, टायर से लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स। अब जाहिर बात है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, पर कम लग रही है। पर ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी, लगेगी यहाँ पे भी। हमें क्या करते हैं, ये जो जितनी फोर्स है ना, उनकी लाइन से मैं इस तरह से इसको बना देता हूँ। देखो मैंने उसी चीज को इस तरह से बना दिया, चलेगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस यहाँ से भी एक लाइन को आगे बढ़ा दिया। मैंने एक वाई एक्सिस बनाया और एक एक्स एक्सिस बनाया, बरोबर। और ये भी हाँ है ना एक, तो मेरे को जेड एक्सिस भी बनाना पड़ जाएगा। मैं जितनी लाइन है मैंने उस हिसाब से सब लाइन को बना दिया है। देखो आगे भी बढ़ा दिया है। जहां पर लाइन नहीं थी वहां पे डॉटेड लाइन बना दी है। इधर लाइन नहीं थी तो मैंने डॉटेड लाइन बना दी। इधर दोनों साइड लाइन नहीं थी सेंट्रीपिटल फोर्स में, तो दोनों साइड मैंने डॉटेड बना दिया। अब मुझे क्या करना है, बैंकिंग अप्रोच के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितने का एंगल होना चाहिए कि गाड़ी स्लिप ना करे, उसका एक फॉर्मूला बनाना है। तो उस फॉर्मूले को बनाने से पहले ये जितने मैंने यहाँ पे निकाला है, ये डायग्राम तुम लोग को समझ में आएगा किस तरह से मैंने ग्राफ बनाया है कुलसुम? हाँ सर। अब कुछ सर नियम मम्मी भी को मैंने मारे तो बताए थोड़ा थे, समझ जाएगा। कुछ नियम भी बताए थे, याद है? कि एंगल के करीब हाँ अगर इक्वेशन यहाँ पर बतानी है इस एफ की फोर्स, जाहिर बात है हाँ, ये तो फिर सर उल्टे सारे डायरेक्शन साइड में में। हाँ, नहीं, एंगल के डायरेक्शन एंगल में के कॉस साइड थीटा, कॉस आएगा और एंगल से और दूर जाएंगे तो हाँ साइन। दूसरे साइड साइन हाँ, थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, तो एक एंगल पता करो। तुम्हें पता है हर एक अल्टरनेटिव एंगल बराबर होता है, ज्योमेट्री से ही पता हाँ किया ना हम लोग ने। तो देखो मैं हाँ अल्टरनेटिव एंगल लगा दी। अब नेक्स्ट, ये एंगल की मदद से ही पता चलेगा। अब जारी बात, अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रही है तो कुछ फ्रिक्शन फोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी लग रही होगी। अगर एंगल के करीब है तो एफ कॉस थीटा, देखो मैंने पेंसिल से लिखा है यहाँ पे, और एंगल से दूर जाएंगे तो एफ साइन थीटा। एस साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रही है तो कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स इधर और इधर पे भी लग रही होगी, पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन कभी नहीं निकालते। उसका रीजन क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर टूवर्ड होती है, तो इसका मत निकालना साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड चीज, अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे भी लगेगा, बरोबर। हम लोग सिर्फ उस चीज की इक्वेशन बना रहे हैं या साइन थीटा कॉस थीटा ढूंढ रहे हैं जो हमारे प्रॉपर एक्सिस पे नहीं है, बरोबर। वाई और एक्स पे नहीं है, तो उसका देखने का कि नॉर्मल रिएक्शन एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है तो एन साइन थीटा, और वाई एक्सिस पे कितना लग रहा है एन कॉस थीटा। क्लियर हुआ? हम्म। बाकी तो पहले से वैल्यू दी हुई है तो वो एज इट इज है। अब देखो इक्वेशन, इक्वेशन हमेशा एक एक्सिस को लेके ही बनाते हैं। अगर वाई एक्सिस लिया तो वाई एक्सिस के बेस पे इक्वेशन बनाएंगे, और एक्स एक्सिस लिया तो एक्स एक्सिस, दोनों को मर्ज नहीं करना है। तो मैंने वापस से यहाँ पे डायग्राम बनाया, क्योंकि यहाँ पे खिंच खिंच हो गया था ना, तो ये डायग्राम मैंने वही चीज को वापस बनाया, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग वन बाय वन लेते हैं। पहले हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमें पता है कि जो ग्राफ होता है उसमें ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड नेगेटिव, ये साइड नेगेटिव होता है, ये तो पता ही है सबको। तो मैं हम्म। इक्वेशन बनाना, ऊपर क्या है एन कॉस थीटा, तो प्लस एन कॉस थीटा, नीचे क्या है माइनस एफ साइन थीटा, बरोबर ना, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है ना, तो माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये इक्वेशन वाई एक्सिस के बेस पर आई है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस एम जी को राइट साइड ले लूंगा, तो ये हो गया एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब दूसरी इक्वेशन बनाना है एक्स एक्सिस के बेस पे। एक्स एक्सिस पे सारी की सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही, मतलब नेगेटिव साइड में ही है, तब इक्वेशन बनाते हैं। एन माइनस एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, एफ सी को हमेशा इक्वल के बाद लिख लेगा, माइनस एफ सी की। अब सब में माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ इस साइड में, तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, एफ सी बी का फॉर्मूला क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दो इक्वेशन मेरे को मिल गई।
आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो। ये समझ रहा है सभी को? तुलसुम सारा? हाँ सर। हाँ सर। आप जरा डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से तुम लोग समझो, चलो कि डिवाइड करने भी आए कैसे। ठीक है, हाँ मैं 2 मिनट में आता हूँ। यहाँ तक का स्टेप क्लियर हुआ तुम लोग को? ये वाला स्टेप, हाँ ये वाला सर, ये step? म्यू कहाँ से आया? अरे म्यू तो नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला था ना, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला था, याद है? फ्रिक्शन हाँ। किस पे निर्भर करता है? कितने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन पे उसका पोजीशन कैसे है, बरोबर? जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम्हारे टीचर लोग मोस्टली कैसे मारते, फुटपट्टी से स्ट्रेट मारते, फिर फुटपट्टी को खड़ा करके मारते तो ज़्यादा जोर से लगता है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से कि गाड़ी तुम्हारी सीधी है, उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, एंड उसकी पोजीशन बता रहा है कार की। और कार तुम्हारी टेढ़ी हो गई, मान लो रोड सीधी है पर कार तुम्हारी टेढ़ी हो गई है, तो जाहिर ये बात उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगा, वो पलट जाएगी। तो हाँ। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के साथ होता है, यही डिसाइड करता है कितना जोरदार फ्रिक्शन लगेगा चीज़ का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया बस, और कुछ। अब दोनों में एन कॉमन ले लिया है तो अंदर ये पार्ट बचा, बरोबर? एन एन कट गया। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय कॉस थीटा किया। लेफ्ट साइड एज इट इज है, इधर साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। म्यू कॉस थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 म्यू हो जाएगा। नीचे कॉस थीटा अपन कॉस थीटा 1 म्यू, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा। ये वाला पार्ट समझा सभी को कैसे हुआ? हाँ नेक्स्ट आर जी को राइट साइड ले लो, स्क्वायर को भी राइट साइड लो तो स्क्वायर रूट आ गया। ये बन गई इक्वेशन। मतलब अगर तुम्हारी रोड में फ्रिक्शन भी है और एंगल ऑफ बैंकिंग भी है, यानी तुम कितनी भी तेजी से गाड़ी को चला सकते हो, इस फॉर्मूले से वो मैक्सिमम स्पीड पता कर सकते हो कि कितनी और तेजी से चला सकते हो। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव करके हम लोग क्या करेंगे, अब रोड भी बहुत सारी टाइप की बनती है ना, तो पहला फॉर्मूले में मैंने क्या किया, म्यू को 0 ले लो। मतलब मैं जो रोड बना रहा हूँ ना, वो फ्रिक्शन के बचाव के हिसाब से नहीं बनाई गई है, सिर्फ वो एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो फ्रिक्शन के हिसाब से नहीं बताई गई है, तो म्यू को 0 ले लेते हैं। अगर म्यू को 0 लेता हूँ तो यहाँ 0 तो टेन थीटा बचा, नीचे म्यू को 0 लूंगा तो टेन थीटा अपॉन 1 बचा। टेन थीटा अपॉन 1 मतलब टेन थीटा, यानी आर जी टेन थीटा बचा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट को लेफ्ट साइड भेज दो, तो ये जगह वी स्क्वायर हो जाएगा। आर जी को लेफ्ट साइड भेजो, वी स्क्वायर अपन आर जी टेन थीटा हो गया। ये जो इक्वेशन बनी, ये बैंकिंग ऑफ रोड के हिसाब से बनी, कि मतलब तुम्हारी रोड में बैंकिंग के हिसाब से बनी है, पर तुम्हारी रोड एकदम प्लेन है, उसमें फ्रिक्शन मतलब तुम्हारी टायर की पकड़ नहीं रहेगी। जैसे तुमने देखा गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, बीएमसी वाले जो रोड बनाते हैं ना, वो डामर की बनाते हैं, सीमेंट की बनाते हैं। तो जो टार की रोड होती है ना, डामर की, वो उसमें बेनिफिट क्या रहता है, वो टायर को मजबूती से पकड़ी रहती है, टायर चिपका रहता है, समझ में आया? और जो प्लेन रोड होती है ना, उसमें टायर पकड़ा नहीं रहता है मजबूती से। तो वो सब चीज़ भी मैटर करती है कि आपका टायर मजबूती से पकड़ा हुआ है कि नहीं रोड को, तो उस हिसाब से रोड बनानी। यहाँ पर मतलब बैंकिंग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे मतलब चलेगी प्लेन रोड, लेकिन लोगों को बोलते हैं ना, टर्न लेने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए गाड़ी को। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन हम ऐसी बनाएंगे जो किसके बेस पे रहनी चाहिए, एक मिनट। अरे हेलो, आवाज आ रही है अरमान? हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना लेट कैसे हो गया आज सब? अरे सर, मेरा नेट ही नहीं चालू था सर, और मैं सो गया था। अच्छा तो आपका मैसेज आया था, वो मालूम भी नहीं पड़ा। अच्छा, मैंने अब्बू को भी मैसेज किया था, हाँ अब्बू नहीं जगाएंगे, है ना? क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उसके बेस पे बनाएंगे, मैक्स सेफ्टी स्पीड के बेस पे। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन रहेगा रोड पे, पर एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, मतलब गाड़ी का जो टायर है रोड को अच्छे से पकड़ा रहेगा। तो बताओ, ये सारी इक्वेशन अलग अलग जगह पे यूज की जाती है। जैसे अगर मैं हाईवे की बात करूं, तो हाईवे में एंगल ऑफ बैंकिंग भी होना चाहिए रोड में, और फ्रिक्शन भी अच्छा होना चाहिए, बरोबर? पर वही जगह अगर मैं लोकल रोड की बात करूं, मान लो एक रोड ऐसी खाली रहती है, वहाँ पे लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं,
तो वहाँ पे या तो एंगल अच्छा रहना चाहिए या तो उस रोड में फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर मैं LR तिवारी के रोड की बात करूँ तो वो रोड में कैसा है, फ्रिक्शन भी अच्छा है देखे, पर एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है वहाँ पे, ये टर्निंग नहीं है ना ज़्यादा, ताकि बच्चे गिरे ना अगर स्पीड में गाड़ी चले। हाँ अब आते कॉनिकल पेंडुलम में, ये वाला जो पार्ट है ये तुम लोग ने क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, मैं वापस से उस पार्ट को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 12 में भी है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मान लेते एक रिजिड सपोर्ट दीवार है जिसमें से मैं एक धागा बांध लूंगा और उस धागे से मैंने एक वेट को लटका दिया, एक वेट को बॉब बोलेंगे, ठीक है। अब वेट को लटकाने के बाद उस वेट को मैं पकड़ूंगा और उसको ऐसे से नहीं घुमाऊंगा, उसको ऐसे सर्कुलर घुमाऊंगा, उसको ऐसा मेरा मोशन दे दूंगा, तो वो वेट ना ऐसे से घूमता रहेगा धागे से लटका हुआ। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कॉनिकल पेंडुलम एक्चुअली ऐसा कैसा है, कैसा काम करता है कॉनिकल पेंडुलम GIF टेक्निक में, तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ये तो कौन सा GIF अच्छा है, ये वाला, यहाँ आई होप तुम लोग को पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है तुम लोग को मोशन हाँ कैसा हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट हाँ कैसे घूम रहा है, ऊपर से इस तरह से सर्कुलर घूम रहा है, बरोबर। अब जाहिर बात है ये ऑब्जेक्ट सेंटर टूवर्ड घूम रहा है, मतलब यहाँ पर सेंटर टूवर्ड क्या काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, बरोबर ना? हाँ, तो सर उधर फिर एक्सेलरेशन आएगा। हाँ, अभी फोर्स यार मतलब तुम लोग को एक्सेलरेशन वाला। इसका एक और और एग्जाम्पल टी ऐसा मतलब भी सर ले सकते हैं। टेंशन। अभी वो एक बच्चे ने पकड़ा हुआ है और मोशन कर रहा है, तो ये भी पेंडुलम जैसा ही हाँ मोशन, ठीक है। इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। कॉनिकल पेंडुलम में जो ऑब्जेक्ट है उसको घुमाते कैसे, कैसे घूमता है, गोल घूमता है ये याद रखो, गोल घुमाते हैं, ऐसा लेफ्ट राइट नहीं घुमाते। लेफ्ट राइट घुमा तो ऑसिलेशन हो जाएगा, तो दोनों में फर्क होता है ऑसिलेशन में और ये इस तरह से गोल घूमने, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता करेंगे, उसका एक्सेलरेशन पता करेंगे, उसकी भी वेलोसिटी जो जो जरूरी नीड है वो सब पता करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं नोट्स पे। तो तुम लोग ये मोशन तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, शुरुआत में मान लो ऑब्जेक्ट इधर पे था सेंटर में, ठीक है, तब सर उसका, कॉनिकल पेंडुलम 11th में पढ़े थे ना। हाँ मैं बोला ना 11, लेकिन ये 12वीं में भी है ये, थोड़ा और डिटेल में। यार मैं जब पढ़ा रहा था मैं बोल रहा था ये ओके। थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये तुम्हारे 11 में नहीं है, हाँ तो वो एक्स्ट्रा हाँ पार्ट भी हाँ इधर पढ़ेंगे, तो चलो रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैंने इस पॉइंट का नाम ऐसे दे दिया जहाँ से उसको मैंने अटैच करके रखा है धागे को पेंडुलम के, और स्टार्टिंग में तो वो यहाँ पर था सेंटर में, तो उस पॉइंट को मैंने O पॉइंट बोला। यहाँ से यहाँ तक उस थ्रेड की हाइट है, बरोबर। अब मैं क्या करूँगा, एक एंगल तक पकड़ूंगा उस ऑब्जेक्ट को और उसको ऐसा गोल घुमाना शुरू कर दूंगा, क्लियर। तो जाहिर बात है कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बना के वो गोल घूमता रहेगा। अब जाहिर बात है जब गोल घूमेगा तो उस बॉब से एक प्रेशर लगते रहेगा उसके रिजिड सपोर्ट पे, करेक्ट। तो वो जो रिजिड सपोर्ट पे जो प्रेशर लग रहा है धागे से, तो धागे से लगने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और वो हमेशा कैसा रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, रिजिड सपोर्ट के बेस पर होगा, बरोबर। तो अपने को एक चीज मिल गया, टेंशन इधर पे। हाँ सर। अब मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, अब मैं दूसरा चीज, अब ये चीज गोल घूम रही तो जाहिर बात है गोल कोई भी चीज घूमेगी तो जो उस पे लगने वाला जो फोर्स है जो उसको गोल घुमा रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो हमेशा सेंटर टूवर्ड होता है। ये पार्ट भी क्लियर है। तो मैंने देखो वो सारी लाइन खींच ली है, जो जो फोर्स समझा, और एक मैं सीधी लाइन भी खींचूंगा। अभी सीधी लाइन बताता हूँ, चाहे कोई ऑब्जेक्ट कैसा भी घूमे उस पर लगने वाला जो वेट है, मास इंटू ग्रेविटी, हमेशा डाउनवर्ड ही होगी, राइट। अगर ये डाउनवर्ड है तो मैंने हाँ जानबूझ के एक सीधी लाइन ऊपर तक भी घसीट ली है। एक मिनट तुम लोग इक्वेशन बना लो, सेम जैसे बैंकिंग ऑफ रोड में किया था ना, वही मैंने एक लाइन बड़ी सी y एक्सिस तक खींचा। और जाहिर बात है ये mg यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम मैंने a दे दिया। अगर इधर पे टेंशन है तो कुछ टेंशन x और y एक्सिस पे भी लग रहा होगा, एंगल के करीब है तो t cos थीटा, एंगल से दूर जाएंगे तो t sin थीटा, सिंपल है। अब मैं y एक्सिस और हाँ x एक्सिस के बेस से यहाँ पे भी इक्वेशन बना सकता हूँ। तो मैं इस हिस्से को देखो मैंने यहाँ पर बनाया है, समझ में आ रहा है कैसे बनाया। जिधर पे लाइन नहीं थी वहाँ हाँ डॉटेड लाइन बनाई है, और जिधर लाइन पहले से थी उसको डार्क बनाया। अब मैं क्या करूंगा, y एक्सिस और x एक्सिस के बेस पे इक्वेशन बनाना शुरू करता हूँ। तो पहले हम लोग y एक्सिस के बेस पे बनाते हैं। तो y एक्सिस पे क्या है, ऊपर की तरफ है t cos प्लस t cos थीटा, नीचे की तरफ क्या है माइनस mg, तो माइनस mg क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है mg इक्वल टू 0। अब माइनस mg को राइट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा t cos थीटा इक्वल टू प्लस mg, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन x एक्सिस के बेस पे बनाएंगे। तो अगर ऑब्जर्व करो तो x एक्सिस में सब चीज लेफ्ट साइड में यानी नेगेटिव x एक्सिस पे, तो इक्वेशन बनेगी माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ सी।
माइनस माइनस कट गया तो क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एमवी स्क्वायर अपॉन आर। इधर पे भी सेम चीज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को कि कोई डाउट हाँ। करने पे? हाँ सर, हाँ। डिवाइड करने पे देखो टी और टी कट गया, इधर पे भी एम और एम जी दोनों का एम एम कट गया, क्या बचा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब आर जी को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करो तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को वेलोसिटी का इक्वेशन मिला, यहाँ पे रुकना नहीं है, v का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मैं v की जगह पर आर ओमेगा रख दूंगा। ओके, स्क्वायर रूट को वापस लेफ्ट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी आर अपन एच, आर स्क्वायर से दोनों आर को काट दूंगा, क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपन एच। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपन एच, ओमेगा को राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपन एच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ट्राइंगल एस ओ टे टेन थीटा का फॉर्मूला ले रहा हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल भी है क्या, अरे हाँ यार, ये देखो ट्राइंगल एस ओ ए दिख रहा है, इस पे टेन थीटा हाँ। लगाओ तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट में क्या Adjacent। होगा, रेडियस, इस लाइन को रेडियस बोलते हैं, और एडजेसेंट क्या एच है, बरोबर। तो अपने को एक, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, आर अपॉन एच, ये याद रखो, इसको यूज करने वाले हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, कॉनिकल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम निकालेंगे। तो मैं इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करूंगा, ये जो दिख रही है इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंटिन्यू करूंगा। आर ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। नेक्स्ट ओमेगा का भी एक फॉर्मूला है, याद है, 2 पाई अपॉन टी, मैंने 11वीं में पढ़ाया था, 2 पाई अपॉन टी, याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, यहाँ पे टी पे T1 लिखा, वो बताने के लिए मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा स्क्वायर रूट को लेफ्ट साइड ले लो और ये T1 को राइट में रिप्लेसमेंट कर दूंगा, तो मेरे को T1 क्या आएगा, आर 2 पाई अपन स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस आर को मेरे को स्क्वायर रूट के अंदर डालना है, तो जारी बात है अभी ये आर है, अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई को बाहर ही देना था, तो मैंने एक डिजाइन वाली इक्वेशन बनाया, T1 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपन आर जी टेन थीटा, आर स्क्वायर से आर कट गया, ठीक, तो क्या बचा, 2 पाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक और ट्राइंगल की बात करो, वही जो पेंडुलम में ट्राइंगल बन रहा है ना, उसका साइन थीटा भी निकाल सकते, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर अपॉन एल हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ये एल को लेफ्ट साइड लेना, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो मैं ये आर की जगह पे मैं एल साइन थीटा रख सकता हूँ, रख सकता हूँ ना, तो साइन थीटा कट गया। अब जरा आगे का तुम लोग खुद समझो, नहीं समझा। साइन थीटा आर की जगह एल साइन थीटा ले लिया, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, साइन साइन कट गया तो क्या बचा, ये नीचे वाला भाग ऊपर आएगा, एल कॉस थीटा अपन जी हो जाएगा, क्लियर है ये बात। हाँ। ये कैसा है, अभी हम लोग को पता है सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, तो मेरे को क्या करना है, इस फॉर्मूले को मेरे को सिंपल पेंडुलम के जैसे बनाना है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन निकाला था ना मैंने, तो मैं पूरा स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, ये दो इक्वेशन दिख रही है, अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को लेना है, ऐड करना है, और ऐड के साथ साथ स्क्वायर भी कर देना, स्क्वायर भी अप्लाई करना है। तो देखो मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, जो स्टार्टिंग ही ना फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और दोनों पे हाँ। स्क्वायर भी अप्लाई किया, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी अपॉन आर होल स्क्वायर। अब टी इसमें कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो कट गया, क्या बचा सिर्फ टी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, तो मैंने याद है बीच में टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था, यही निकला था ना, टी टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये आपने अभी अभी निकाला था इसी में। हाँ, तो उसको वी सर घुमा स्क्वायर दे। आर जी को लेफ्ट साइड ले लेंगे, हाँ, तो 10 पे वी लेके स्क्वायर चलेंगे। इक्वल टू आर जी टेन थीटा हो गया, तो मैं ये जो हाँ। वी स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे आर जी टेन इस थीटा जगह ले आर लूंगा। जी 10 थीटा, आर आर कट जाएगा ऊपर अभी नीचे। आर कहाँ गया, तो आर कट गया, बरोबर, एम जी टेन, अब मैं एम जी कॉमन ले सकता हूँ दोनों साइड से, दोनों पे देखो स्क्वायर है,
तो mg कॉमन आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ तो अंदर क्या हाँ। होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है सभी को? कौन उधर से सर स्क्वायर हटा के फिर mg पे से हाँ, स्क्वायर हट ये जाएगा स्क्वायर को राइट और साइड शिफ्ट फिर किया तो अंदर स्क्वायर से अंडर स्क्वायर रूट कट आ गया। जाएगा। ये स्क्वायर को मैंने जानबूझ के नहीं काटा, यहाँ से काट दिया, स्क्वायर रूट करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब सेकंड हाँ मैंने याद है बीच में बता रहा था टेन थीटा आर अपॉन एच होता है, बोला ना ये फॉर्मूला हाँ हाँ यूज हाँ, करने एक वाले। एक है फॉर्मूला। आप ये यहाँ पे यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर रूट 1 प्लस आर अपॉन एच होल स्क्वायर। देखो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री साइन हटा दिए। ये सर है आर अपॉन टाइम एच वही पीरियड। हुआ ना, हाँ वो एडजेस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ, ये आर मतलब फॉर्मूला है। रेडियस और हाइट। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है कॉनिकल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम के हिसाब से बना है। हाँ ठीक है।